औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे ली शार्टलियर प्रिंसिपल। सबसे पहले हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम। आज हम पढ़ेंगे तीसरा फैक्टर जो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो दो किस्म का होता है। टेम्परेचर में जो तब्दीली होती है वो दो तरह से होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में जब रिएक्शन प्रोसीड करता है और इक्विलिब्रियम पर आता है तो हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक में रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में फर्ज करें एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और इक्विलिब्रियम पर आ गया। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मीन इसमें हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी। अगर मैं इसमें हीट ऐड करूं, रिएक्टेंट में ऐड करूंगा या प्रोडक्ट में ऐड करूंगा? ज़ाहिर बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट में ऐड करूंगा प्रोडक्ट में। अब मैं प्रोडक्ट में हीट ऐड कर दी। अब क्या होगा कि मेरा रिएक्शन फर्ज करें कि इक्विलिब्रियम पर है और मैं क्या करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया मैं इसमें क्या करता हूं, इसको हीट करता हूं या इसकी हीट को बढ़ाता हूं। जब मैं इसकी हीट को बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन ने क्या करना, फर्ज करें मैं इसकी हीट को बढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसकी हीट को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन ने क्या करना है, रिएक्शन ने इसका उलट चलना है। वो क्या करेगा, इसको हीट को कम करेगा। वो कैसे कम कर सकता है? जब वो क्या करे, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। और ऑल मैं ये कह सकता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब मैं हीट का इजाफा करता हूं रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, मैं क्या करूं, टेम्परेचर को कम करूं या हीट को कम कर दूं। तो सिस्टम क्या करेगा, इसका उलट चलेगा, सिस्टम इस हीट को बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ा सकता है? जब फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर दे। तो ये कह सकता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं हीट को निकालूं, मीन टेम्परेचर को कम करूं, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो थी हमारे पास पॉसिबिलिटीज। अब हम नेक्स्ट जो है वो एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे पास फर्ज करें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्शन जब प्रोडक्ट में पहुंचा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ज़ाहिरी बात है इसमें हीट इवॉल्व होगी। अब हीट इवॉल्व होगी, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। जब इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी तो हीट रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा? तो हीट क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। अच्छा, अगर हीट रिएक्टेंट है तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं या मैं क्या करता हूं, हीट को बढ़ाता हूं, टेम्परेचर को बढ़ाता हूं या मैं हीट को बढ़ाता हूं, तो जब हीट बढ़ेगी तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसके रिवर्स ऑर्डर में मूव करेगा। अब फर्ज करें कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं हीट को बढ़ाऊं या टेम्परेचर को बढ़ाऊं, सिस्टम ने उलट चलना है, सिस्टम ने इसको कम करना है। तो इसको कैसे कम कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। तो मैं आसान से लफ्जों में ये बताना चाहता हूं कि एक्सोथर्मिक में जो हीट होता है वो प्रोडक्ट होता है और एंडोथर्मिक में जो हीट होता है वो रिएक्टेंट होता है। एक्सोथर्मिक में जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या हीट को बढ़ाऊं तो रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। एंडोथर्मिक में जब मैं हीट को बढ़ाऊं या टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो रिएक्शन किस तरह डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जो बुक के मुताबिक है
पहली एग्जांपल एक्सोथर्मिक की है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव में है। अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव में है इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक में है। अब फर्ज कर लें कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका। अगर ये रिएक्शन जो है वो मेंटेन कर चुका तो इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक में हीट जो होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। मीन इसमें क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। इसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक हो गया। अब इसमें हीट इवॉल्व होगी। अब मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें हीट को जो है बढ़ा दूं, इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, मैं इसकी हीट में इजाफा कर दूं, तो जब हीट में इजाफा करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, इसको कम करेगा। जब कम करेगा तो वो क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये पहला रिएक्शन है जिसमें मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकंड एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। यहां पर हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये एक्वस फॉर्म में बन जाता है। तो पानी में ऐसे डिसॉल्व नहीं होता, इसमें चेंज एंथैल्पी जो है 21.4 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वैसे भी अगर पोटेशियम आयोडाइड को हम पानी में डालें तो वो क्या करता है कि उसको हीट करें, हीट करने से उसकी सोलबिलिटी बढ़ती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब मैंने ये बताया था एंडोथर्मिक में जो आपकी हीट होती है वो क्या होती है, वो आपके पास रिएक्टेड होती है। तो ये इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर ये फर्क करें कि मैं इसको हीट है, ये मेरे पास क्या है, हीट है, हीट को मैं ऐड, यानी इसमें एंडोथर्मिक में जो हीट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हीट जो है वो हमारे पास रिएक्टेड होता है। अब क्या करें कि मैं क्या करूं, इसकी हीट को बढ़ाऊं। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। मैं क्या करूं, इसकी हीट को बढ़ाऊं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं, तो ये क्या होगा, इसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी। पोटेशियम आयोडाइड की सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि जब मैं फर्ज करूं पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। जब मैं टेम्परेचर या हीट को बढ़ाऊंगा मीन रिएक्टेंट बढ़ेंगे। अब सिस्टम इसको कम करेगा। वो कैसे कम करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मीन इसकी सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दूसरे अगर हम पहले रिएक्शन की बात करते हैं, अगर मैं इसकी हीट बढ़ाऊं या टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकंड में ये होगा पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे सॉलिड है या एक्वस है। एक्वस का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बन गया, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बन गया। अब देखें कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इसकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं सोलबिलिटी की, बात कर लेते हैं। सोलबिलिटी में है कि अगर डेल्टा एच मीन चेंज इन एंथैल्पी 0 हो, कुछ ये आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फॉर सम सॉल्ट हीट ऑफ सोल्यूशन इज क्लोज टू 0। जैसे आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इसकी जो सोलबिलिटी होती है वो चेंज इन एंथैल्पी वो क्या है, वो 0 है। डेल्टा एच क्या है, 0 है। ऐसे रिएक्शन जिसमें चेंज इन एंथैल्पी जो है वो 0 हो, उसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर हमने ये देखा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्ट की सोलबिलिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा सक्रोज के केसेस में या चीनी के केस में क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोलबिलिटी बढ़ती है। लेकिन नमक टेबल सॉल्ट NaCl, इसकी सोलबिलिटी का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन अगर आप ठंडे पानी में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें, ये डिसॉल्व हो जाएगा। हॉट वाटर में इसको डिसॉल्व करें, हो जाएगा। लेकिन इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात करता है, हीट इज नेदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, जिसकी एंथैल्पी जो है वो 0 हो। द सोलबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट इन वाटर इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी इनकी सोलबिलिटी जो है वो टेम्परेचर चेंज करने से तब्दील नहीं होती। Formation of aqueous solution of sodium chloride is the example of such salt। आगे हम बात करेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। वो कौन कौन से हैं, दोज हीट ऑफ सोल्यूशन आर नेगेटिव, एक्सोथर्मिक, डिक्रीज। जैसे हम बात करते हैं लिथियम क्लोराइड की बात कर लें,
आमतौर पर टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ती है, लेकिन लिथियम क्लोराइड की सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। लिथियम कार्बोनेट की सोलबिलिटी, ये दो सॉल्ट है, ये आपने याद रखनी है कि जब आप ठंडा, फर्ज करें आप जो है वाटर ले लें, कोल्ड वाटर ले लें, लिथियम क्लोराइड ज्यादा डिजॉल्व होगा। हॉट वाटर ले लें, लिथियम वाटर जो है वो कम डिजॉल्व होगा। सिमिलरली लिथियम, अगर हम सोलबिलिटी को मेजर करते हैं किसकी, लिथियम कार्बोनेट की, ये जो है ठंडा जो कोल्ड में ये क्या होगा, कम डिजॉल्व होगा। हॉट में ये जो है कम डिजॉल्व होगा और कोल्ड में ज्यादा डिजॉल्व होगा। ठीक हो गया। ऐसे सॉल्ट जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, उसकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगी वो नेगेटिव होगी। ये दो हैं, ये आपने याद करने, एक लिथियम क्लोराइड और एक लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये चौथा फैक्टर है। इस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। होता क्या है, जब भी आप रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से जो रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होना है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मीन ये क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो जल्दी, अर्ली जो है वो क्विकली जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, रिड्यूस द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। फर्ज करें एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम अटेन करने में 3 घंटे लगेंगे, कैटलिस्ट ऐड करने से वो 20 मिनट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को बढ़ाता है। बेसिकली क्या करता है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ेंगे। ये क्या करता है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बच्चे यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर है, यानी यहाँ पे देखें, अगर आप पीक पे देखें, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। कोई भी रिएक्शन है, ए और बी ने सी और डी में बनना है, पहले वो कहां पे जाएगा, पीक पे जाएगा, फिर वो सी और डी में कन्वर्ट होगा। अब ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ऊपर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक बैरियर है, एक हिल है, तो रिएक्टेंट इस हिल से पास होंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब फर्ज करें कि रिएक्टेंट अगर यहां से जाते हैं और फिर जो है वो प्रोडक्ट में आते हैं, तो जाहिर बात है ये क्या होगा, इसमें टाइम जो है वो खर्च होगा। दूसरी इसके साथ कंपैरिजन देखें, अगर ये जो रिएक्शन है ये जो है वो यहां से जाए, जाहिर बात है अब ये हिल जो है वो छोटी है, अब हिल छोटी है तो रिएक्टेंट इजीली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन लेस टाइम लगेगा। अगर फर्ज करें रिएक्टेंट यहां से जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, अगर आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो ये ज्यादा बड़ी हिल है, इसको रिएक्टेंट को पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, टाइम ज्यादा खर्च होगा। अगर हम कैटलाइज की बात करते हैं, ये क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक न्यू पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बैरियर जो है वो कम है और रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन लेस टाइम में जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक हिल है, एक बैरियर है। ये जितना बड़ा बैरियर होगा उतना रिएक्शन स्लो होगा, ये जितना छोटा बैरियर होगा रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाएगा। तो यहां पे देखें कि कैटलिस्ट क्या करता है, बहुत रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये क्या है, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें तो इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। ये क्या कि एक न्यू पाथवे जिसमें जो है वो जिसमें क्या है कि कम एक्टिवेशन एनर्जी है, मीन डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जिससे रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है।